इंटरमीडिएट क्लास 11th और 12 दोनों में काम आने वाली और साथ साथ सभी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले टॉपिक आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। इसका यूज हर जगह होता है। खूब सावधानी से इसको आप लोग समझने का काम कीजिए। ये चीज़ आप लोगों को पहले हम नोट्स के रूप में लिख दिए हैं और इसको आप लोग समझिए। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, आप जानते हैं कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। मैं बता चुका हूं कि केमिस्ट्री, खास करके केमिस्ट्री का 3 ही क्षेत्र है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी आ गया है और भी इसके स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तीनों मेन होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है? कार्बनिक में क्या है? तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। अकार्बनिक यौगिक में तत्व कार्बन का होना आवश्यक नहीं है। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं है कि जिसमें कार्बन न पाया जाए, जिसमें कार्बन न पाया जाए। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है और अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना कोई आवश्यक नहीं है। अब जैसे कार्बनिक यौगिक में क्या है, हम जानते आप जानते हो, CH4 है, CH6 है, उसके बाद CH5OH है, CH3CO CH3 है, CH3COO CH5 है। ठीक है, अब इसमें एरोमेटिक के भी रूप में आ जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं हम जितनी भी चीज़ें लिखे हैं, मेथेन, एथेन, एथेनॉल, एसीटोन, एथिल एसीटेट, हर जगह कम से कम 1, 2, 3 कार्बन है। तो कार्बनिक यौगिक में क्या है? कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन का होना क्या है? आवश्यक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसानी से बताया गया। और अकार्बनिक यौगिक में क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं H2SO4 तेजाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हो गया, HNO3 हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या आप लोग बताएं इसमें कार्बन मिला है? इसमें कार्बन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें क्या है? कार्बनिक हो गई और ये चीजें क्या हो गई? अकार्बनिक। अकार्बनिक में कार्बन का होना आवश्यक नहीं है और कार्बनिक में कार्बन का होना आवश्यक है। बहुत आसानी से आप इनके बीपी और एमपी कम होते हैं। अब ब्लड प्रेशर में समझिएगा कि गुस्सा, इनमें गुस्सा बड़ा कम होता है। अरे बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, वो बॉइलिंग पॉइंट। यानी इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं कम होते हैं, यानी कम ही ताप पर क्या होता है? ये उबलने लगता है, ये पिघलने लगता है। इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, यानी इनके बीपी और एमपी क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, ये प्रायः सहबंधन यौगिक बनाते हैं। सहबंधन का मतलब सहसंयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रायः है सहसंयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रायः विद्युत संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। सहसंयोजकता में आप जरूर करते हैं इलेक्ट्रॉन अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी। परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और अपने अष्टक को क्या करता है? पूर्ण करता है। ठीक है, यानी ये सहबंधन यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? सहबंधन यौगिक होते हैं और ये प्राय विद्युत बंधन यौगिक होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है? विद्युत संयोजकता की क्वालिटी होती है। ठीक है, अब विद्युत संयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, या इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होता है? माइनस, क्योंकि देने वाले को दाता और लेने वाले को ग्राही करते हैं। ये प्राय जल में अविलेय, ये जो होते हैं जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं, नहीं घुलते हैं। और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, यानी घुल जाते हैं। ये प्रायः जल में विलेय, अभी इधर उसका उल्टा है, पानी में घुल जाता है
और कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, Na होता। फिर आपका चौथा नंबर हो जाएगा। अब पांचवा नंबर देखो, इनकी रचना प्राय जटिल होती है। इनकी जो संरचना होती है, रचना या संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इजी होता है। क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इन यौगिकों के अनुभार प्राय अधिक होते हैं और इनके अनुभार प्राय कम होते हैं। अब जैसे देखिए, आप निकालिए CH3COO5, यानी कि एथिल एसीटेट, एसीटोन, एथेनॉल, ठीक है, आपका क्या नाम, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, ये तमाम जो हैं, जो आपके एलिफैटिक कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक में, इनका जो होता है अनुभार क्या होता है, अधिक होता है। जब कलेक्ट करते हैं तो इनका अनुभार अधिक होते हैं। और इनके सूत्र क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनका अनुभार प्राय। इन यौगिकों का आयनन होता है, सही, इन यौगिकों का आसवन होता है। इनका क्या होता है, आसवन। आसवन या आयनन को लीजिए, आसवन इन यौगिकों का आयनन होता है। इन यौगिकों का आयनन नहीं होता है। अब इसके साथ लीजिएगा, और इन यौगिकों का आयनन होता है। कैसे होता, मतलब हम बता दें। अच्छा, आप लोग देखिए, इन यौगिकों का आयनन होता है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, इन यौगिकों का आयनन नहीं होता है, इन यौगिकों का आयनन होता है। अब जैसे मतलब तेजाब है, जब आप तेजाब को तोड़ देते हैं क्या होता है, 2H+ आयन सल्फेट को माइनस होता है। HCl को तोड़ते हैं, H आयन। लेकिन आप C2H6 को नहीं तोड़ेंगे। C2H6 आसानी से टूटता है, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं नहीं टूटते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो तो टूट जाते हैं, ये आयनाइज कर जाते हैं, यानी इसमें आयनन होता है, ठीक है ना। यानी कि अकार्बनिक यौगिकों में आयनन होता है और कार्बनिक यौगिकों में आयनन नहीं होता। ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी इसकी क्वालिटी बहुत कम होती है। विद्युत की क्वालिटी न के बराबर होती है, और ये क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। इससे विद्युत और उष्मा का गुण आसानी से उत्पन्न होता है। कुचालक का मतलब जिससे बिजली आसानी से, बिजली नहीं पैदा हो, आसानी से नहीं पैदा हो, और सुचालक का मतलब जिससे बिजली आसानी से पैदा हो। इसमें प्राय समावयवता की घटना पाई जाती है, और इसमें समावयवता की घटना नहीं पाई जाती है। समावयवता आइसोमेरिज्म होता है, मतलब अणुसूत्र एक समान होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब क्या है, मान लीजिए आपका एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे तो सब क्लास 12 के हैं या क्लास 11 के हैं, तो लेकिन क्वालिटियां सबकी डिफरेंट है। कोई ज़्यादा तेज है, कोई कम तेज है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो इसमें समावयवता की घटना पाई जाती है, और इसमें समावयवता की घटना नहीं पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप लोग खूब ध्यान से, खूब सावधानी से पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंस आप लोगों को आ जाएगा। और अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं समावयवता। इसको मिटा दे रहे हैं। हमने समावयवता का नाम लिया है, और समावयवता आप लोगों को बताने जा रहे हैं।
आइसोमेरिज्म कहिए या आइसोमेरिज्म कहिए, समावयवता वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो एक समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना समावयवता की घटना कहलाती है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने लिख दिया C2H6O, आप एक कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर कार्बन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं C2H5OH, इसको हम क्या कर सकते हैं CH3COCH3। अच्छा आप लोग ये बताइए, ये बाप है, इसके दो बेटे हैं, तो बाप की क्वालिटी बेटे में होती है, बाप की क्वालिटी बेटे में होती है। अब देखिए यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसी से तो ये पैदा हुआ। अब दूसरे वाले को देखिए, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, CH3OCH3 वेरी गुड, CH3OCH3, इसमें कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। क्या नाम हो गया, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। शराब है एथेनॉल, एक ही लड़का शराबी हुआ, अकेले एक परफ्यूम वाला होगा, बढ़िया हुआ, ये शराबी है एथेनॉल, और ये क्या हो गया डाईमेथिल ईथर। तो जो C2H6O है इसमें से एथेनॉल मिल रहा है और इसमें से क्या मिल रहा है, डाईमेथिल ईथर मिल रहा है। तो क्या है आप देखिए, यह आपका एल्कोहलिक ग्रुप का होगा और यह आपका ईथर ग्रुप का होगा, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना समावयवता की घटना कहलाती है। अब हम पढ़ाएंगे, तो ये होता है समावयवता। समावयवता का एक चैप्टर है, इसके आगे पढ़ाया जाएगा। समावयवता पे कम से कम 2-3 लेक्चर बनेगा, लेकिन यहाँ मैंने केवल आप लोगों को समावयवता के विषय में बताने का कार्य किया। अब आप लोगों को हम बताते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन की प्रकृति क्या होती है, कार्बन का नेचर क्या होता है। 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और सबसेल में करते हैं 1s2 यानी कार्बन क्या है, कार्बन चौथे वर्ग में है, कार्बन दूसरे आवर्त में है, कार्बन पी ब्लॉक में है। सबसे पहले केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में कार्बन रखा कहाँ गया है, इसकी जानकारी आप लोगों को मैंने बताया। कार्बन 6 2,4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चौथे ग्रुप में रखा गया। आप लोग देख सकते हैं जितने भी होते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके सबसे 4 ही 4 आएगा। और इसमें क्या है, इसमें 2 कक्षाएं हैं, यानी कि ये दूसरे आवर्त में रखा गया है। इसका सबसेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ये इसका जो है सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो अगर बैलेंसिंग के विषय में बात किया जाए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो देता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब ये क्या कहता है कि अगर हमको 4 दे दीजिए तो हम 8 हो जाएंगे, या 4 ले लीजिए तो हम 2 हो जाएंगे। ठीक है, यह न तो देता है न तो लेता है, बल्कि क्या करता है, साझा करता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है। तो कार्बन की प्रकृति क्या है? कार्बन 6 का कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 है, इसलिए कार्बन की प्रचलित संयोजकता क्या है, 4 है। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होते हैं, वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्बन की संयोजकता के बारे में वैज्ञानिकों का मत है। कार्बन की संयोजकताओं के बारे में वैज्ञानिकों का मत है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसके बारे में 2 वैज्ञानिक बताए हैं और ये बात पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, ये चीज पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता के विषय में वैज्ञानिक अपना अपना तथ्य रखे हैं प्रमुख। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट, अंग्रेजी भी जानिए। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट, concept of scientist about the valency of carbon atom। कार्बन की संयोजकताओं के बारे में वैज्ञानिकों का मत, प्रमुख रूप से 2 वैज्ञानिकों का मत है। नंबर 1 हेनरी का मत, नंबर 2 वान हाफ तथा लीवेल का मत। कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरी, कॉन्सेप्ट ऑफ वान हाफ एंड लीवेल्स। संयोजकताओं के बारे में ये 2 वैज्ञानिक अपनी अपनी चर्चा किए हैं। तो हेनरी का मत क्या है? वैज्ञानिक हेनरी ने बताया कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समतल में होती है। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं किसमें होती हैं? समतल में होती हैं, और यानी समरूप होती हैं, किसी भी रासायनिक क्रिया में समान रूप से भाग लेती हैं। वैज्ञानिक हेनरी ने यह बताया कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं समतल में होती हैं, समरूप होती हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समान रूप से भाग लेती है। इसका इन्होंने प्रयोग देखा। वैज्ञानिक हेनरी ने यह देखा कि वैज्ञानिक हेनरी ने यह देखा कि जब मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया होती है, मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया कहाँ होती है? सूर्य के प्रकाश, सनलाइट में होती है। तो CH4 मेथेन, मेथेन पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आता है और एक क्लोरीन यहाँ आता है। सूर्य का प्रकाश, फोटोलाइट इंग्लिश में बोलते हैं। फोटो, सूर्य के प्रकाश में ही ये रिएक्शन जो होता है क्या होता है? पॉसिबल होता है। अब इसके बाद ये जो आपका दूसरा कंपाउंड हुआ आपका हो गया
Cl पुनः यह क्लोरीन से रिएक्शन करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्या करता है, पुनः एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, Cl Cl H यानी कि एक क्लोरीन यहाँ पे गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया। और ये जो आपका हुआ C आपका Cl Cl ये पुनः जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो Cl यहाँ भी Cl यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आपका हो गया Cl यहाँ पे क्या है H। पुनः जब एक क्लोरीन से रिएक्शन करता है क्लोरीन 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 क्लोरीन, अब क्या है एक क्लोरीन यहाँ क्या एक हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब यह है कि यह रिएक्शन तब तक होता है जब तक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब ये क्रिया बंद हो गई, यह क्रिया बंद हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रह गया। आप देख रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी किसमें है, एक प्लेन पे है, देखिए समतल पे है, यहाँ भी समरूप है समतल के रूप में। ये हेनरी का मत था। विद्यार्थियों, वैज्ञानिक हेनरी ने बताया कि जो कार्बन परमाणु की चारों संरचनाएं होती हैं ये समरूप के रूप में होती हैं, समतल में होती हैं। जैसे जब मीथेन पर क्लोरीन की क्रिया होती है तो चार भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। इनके नाम क्या होता है, पहले का नाम है CH4, देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका नाम है मोनो क्लोरोमीथेन। इसका क्या नाम है डाई, देखिए 2 बार क्लोरीन है, डाई क्लोरोमीथेन। इसमें 3 बार है ट्राई क्लोरोमीथेन। इसमें 4 है टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये आपका कार्बन की वैलेंसी के विषय में हेनरी का कॉन्सेप्ट है, हेनरी ने बताया। अच्छा, तो चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो ये क्रिया 4 बार चली। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इसी प्रकार यदि हम आप लोगों को बताए हैं एथेन पर क्लोरीन की क्रिया, हमें क्या बताना है एथेन पर क्लोरीन की क्रिया। तो एथेन पर जब हम क्लोरीन की क्रिया करेंगे C2H6 जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या निकल गया, HCl निकल गया, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, तो क्या हो गया C2H5Cl। पुनः तो है कि C2H5Cl क्लोरीन से क्रिया करती है तो HCl तो हमेशा निकलेगा, C2H, अब एक और कम हो गया C2H4Cl2। इसके बाद आपका क्या है C2H4Cl2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस C2H3। देखो एक घटता जा रहा है, 5 4 3 एक बढ़ता जा रहा है Cl3 C2H3 Cl3 प्लस Cl2 HCl C2H2Cl4 और इसके बाद आपका C2H2Cl4 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस C2HCl5। फिर उसके बाद C2HCl5 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl प्लस C2Cl6। अब आप लोग इस चीज को जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब ये रिएक्शन क्या है, वहाँ 4 हाइड्रोजन था तो 4 बार हुआ और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो यह क्रिया 6 बार हुई, ठीक है। और ये भी उसी प्रकार से
एक समतल में हुई। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी करा सकते हैं, C2H6 क्या होगा, तब भी जब आप क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, आपका एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा। वही चीज है, इसी चीज को मैंने आसानी से लिखने का कार्य किया। और दूसरा है आप लोगों का वांट हाथ तथा लीवेल का मत। वांट हाथ तथा लीवेल का मात्र। वैज्ञानिक वान हाफ तथा लीवेल ने बताया कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समरूप यानी समतल में नहीं होती है, बल्कि समचतुष्फलक की तरह होती है, टेट्राहेड्रल समचतुष्फलक की तरह होती है। अगर कार्बन परमाणु की संयोजकताओं को समचतुष्फलक के केंद्र पर रखें तो कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच में 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है। देखिए CH4 ये समचतुष्फलक की तरह है, इसके दो संयोजकताओं के बीच में 109 अंश और 28 मिनट। हर एग्जामिनेशन में, पॉलिटेक्निक में, उसके बाद और भी तमाम जो वनडे कंपटीशन होते हैं फोर्स लेवल के, उसमें ये चीज हमेशा पूछा जाता है। और इंटरमीडिएट के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चीज पूछा जाता है कि कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच में 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वांट हाफ तथा लीवेल का मत। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन में अंतर, उसके बाद का समावयवता, कार्बन की संयोजकताओं के विषय में वैज्ञानिकों का मत, हेनरी का मत और वान हाफ के मत को बताया, जिसको आप लोग खूब सावधानी से पढ़ेंगे तो मैं दावा करता हूँ, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जरूर समझ में आएगा और हर परीक्षा में आपका 2-3 नंबर मिलना तय है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।